बेटा अगर आपको याद होगा टिश्यू कल्चर जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था मेरे बेटे, उसमें मैंने आपको लास्ट में जो है पिछले लेक्चर में उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बोला था। और जहां तक रिक्वायरमेंट्स का ताल्लुक है उसमें हमने बोला था एक्सप्लांट चाहिए होता है टिश्यू कल्चर के लिए, उसके बगैर कल्चर मीडियम, और कल्चर मीडियम के बगैर एक टिश्यू कल्चर लैब होती है जिसको कल्चर रूम बोलते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ती है। बिसाइड्स हमें ग्लासवेयर इसमें काम आता है और हमें एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। और एसेप्टिक कंडीशंस में मेरे बेटे मैंने आपको बोला था इसमें ऑटोक्लेव हम यूज करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है, इसमें बर्नर काम आता है। इसके बगैर इसमें जो है आप देखेंगे देयर इज यूज ऑफ दिस क्लोरिक्स वाटर, ब्रोमीन वाटर, मर्करी क्लोराइड, ये तमाम चीजें जो हैं ये काम आती हैं स्टरलाइजेशन के लिए, ये काम आती हैं एसेप्टिक कंडीशंस जो है मेंटेन करने के लिए। अब हमें टेक्निक देखनी है बेटे टिश्यू कल्चर की, तो रिक्वायरमेंट्स पे हम थोड़ा बहुत और आएंगे, रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं और पॉइंट्स ऐड करूंगा और उसके बाद इमीडिएटली हम आएंगे टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटे आपको पता है इसमें यूज होता है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट में बेटा ख्याल रखना कोई भी पार्ट प्लांट का यूज कर सकते हो, मगर जो यंग ग्रोइंग लीफ होता है वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप प्लांट का कोई भी पार्ट यूज कर सकते हो, बट प्रेफरेबली आप यूज करेंगे यंग लीफ। तो इसमें हम लिखेंगे अर्ली पार्ट ऑफ प्लांट, प्रेफरेबली बेटे यंग लीफ, एनी पार्ट ऑफ प्लांट प्रेफरेबली यंग लीफ हो गया एक्सप्लांट। तो रिक्वायरमेंट्स जो हमने ऊपर लिखी थी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम थोड़ा थोड़ा जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्निक पे सीधे आएंगे। तो पहले हमने एक्सप्लांट के बारे में कहा, मैंने कहा ये आप प्लांट का कोई भी पार्ट यूज कर सकते हो और प्रेफरेबली प्रेफरेंस हम किस पार्ट को देंगे, इट्स गोइंग टू बी यंग लीफ। उसके बाद मेरे बेटे इसमें नेक्स्ट आता है कल्चर मीडियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्याल रखना बेटा जब भी आप किसी चीज को ग्रो कराते हो, प्लांट्स को ग्रो कराते हो सॉइल में, सॉइल एक्ट करता है एज अ नेचुरल मीडियम, बट चूंकि टिश्यू कल्चर टेक्निक एक इनविट्रो टेक्निक है, इसको हमें लैब में करना होता है, तो हमें आर्टिफिशियल मीडियम वहां पे तैयार करना होता है। वहां हम सॉइल यूज नहीं करते, सॉइल नेचुरल मीडियम आत्मश प्लांट्स ग्रो करा, बट वो माना जाता है एज अ नेचुरल मीडियम फॉर दोज प्लांट्स, फॉर दोज सीड्स। बट जहां तक का इस टिश्यू कल्चर टेक्निक का ताल्लुक है, चूंकि इट्स एन इनविट्रो टेक्निक, इसको हमें लैब में करना होता है, तो लैब में हमें आर्टिफिशियली जो है सॉइल जैसा माहौल बनाना पड़ता है, और वो जो सॉइल जैसा माहौल होता है वही है बेटे हमारा कल्चर मीडियम। अब है क्या ये असल में, अगर आप कल्चर मीडियम देखेंगे असल में क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक खास प्रोपोर्शन में बहुत सारी चीजें जो उनको मिक्स करते हैं। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, सबसे इंपॉर्टेंट मिक्सचर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इसमें होता है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, बट मैं सुक्रोज पे थोड़ा बहुत यहां पे जोर दे रहा हूं। इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जब आप एक्सप्लांट लेते हो, जब आप प्लांट का कोई छोटा सा हिस्सा इस न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हो, कल्चर मीडियम में डालते हो, टाइम साथ हमसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए उसको फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी सोर्स इसमें होता है मेरे बेटे क्या, सुक्रोज। तो जो इसमें सुक्रोज होगा ख्याल रखना, एक ये होता है मेरे बेटे एनर्जी सोर्स। दिस सुक्रोज एक्ट्स एज एनर्जी सोर्स, क्योंकि ये एक्सप्लांट खुद फूड नहीं बना सकता, अब इसको फूड की जरूरत होती है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, जो इसको कल्चर मीडियम में मिलेगा। बेके अमरी करान दबन ये सुक्रोज हसा कार्बन स्केलेटन,
ये एक्ट करता है एज कार्बन स्केलेटन, ये प्रोवाइड करता है कार्बन स्केलेटन। किसके लिए मेरे बेटे? फॉर बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन। आपको पता है बेटा, ये एक्स प्लांट जब डिवाइड करेगा, बहुत सारी सेल्स बनाएगा, इसको बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स भी बनाने हैं। और जनरली स्पीकिंग तमाम बायोमोलिक्यूल्स का जो स्केलेटन होता है वो बहुत सारे कार्बन एटम्स का बना होता है। तो वो कार्बन स्केलेटन जो है वो भी सुक्रोज देता है। तो हम लिखेंगे कार्बन स्केलेटन फॉर बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन। तो मेरे बेटे जो सुक्रोज होता है इस कल्चर मीडियम में, इसके दो पर्पस होते हैं। वन, इट्स एन एनर्जी सोर्स, और एनर्जी सोर्स के साथ साथ मेरे बेटे ख्याल रखना, ये कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है जो जरूरी हमें चाहिए होता है। किसके लिए? फॉर बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है बेटा, एक बार एक्स प्लांट ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, एक बार वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में आ गया, तो वो बहुत सारे सेल्स बनाता है और इसीलिए बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स भी बनाने पड़ते हैं। तो उन बायोमोलिक्यूल्स के लिए जो कार्बन स्केलेटन होता है वो हमें कहां से मिलेगा? सुक्रोज से। बिसाइड्स इट एक्ट्स एज एन एनर्जी सोर्स। इसके अलावा इसमें जैसे सॉइल में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटे, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी आपको कहां पे मिलेंगे? दोस्त, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन कल्चर मीडियम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सुक्रोज भी है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वाइटामिन्स हैं, इसमें वाइटामिन्स हैं। वाइटामिन्स के अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स के अलावा इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ये तमाम चीजें जो हैं आपको मेरे बेटे इस कल्चर मीडियम में मिलेगी। और अगर आप अमाइनो एसिड्स देखेंगे, अमाइनो एसिड्स में खासकर आपको ग्लाइसिन मिलेगा। ग्लाइसिन के अलावा इसमें लाइसिन होगा, और इसके अलावा इसमें होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन कौन कौन? लाइक ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेस। ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेस। तो मेरे बेटे कल्चर मीडियम में आपने याद रखा, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, एक खास प्रोपोर्शन में आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे कि इसमें सुक्रोज है, काम है दो, एक एनर्जी सोर्स है, ये एक कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करेगा बेटे फॉर बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन। इसके बगैर इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन है, लाइसिन है। इसके बगैर आपको इसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स मिलेंगे लाइक ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेस। ये होता है मेरे बेटे एक कल्चर मीडियम का कंपोजिशन। एंड रिमेंबर, इसका बनाने का मकसद क्या होता है? ये सॉइल का रिप्लेसमेंट होता है। क्योंकि हम इन विट्रो टेक्निक जो है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉइल आप यूज नहीं करेंगे, उसके लिए कोई आर्टिफिशियल सेटअप होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल सेटअप जो सॉइल को रिप्लेस करे वो कल्चर मीडियम ही होता है बेटा। और उसमें आपने देखा उसमें कौन कौन सी चीजें अब प्रेजेंट होती हैं। अब मेरे बेटे इसमें ख्याल रखना, बहुत सारे कल्चर मीडिया जो है टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने तैयार किए, बट जो सबसे फेमस है, जो सबसे ज्यादा हम या जो सबसे बेस्ट माना जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए, उसको बेटा हम नाम देते हैं एमएस मीडियम। याद रखना, बहुत सारे कल्चर मीडिया टाइम टू टाइम डेवलप हुए, बट टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए सबसे बेस्ट मीडियम माना जाता है एमएस मीडियम। एमएस मीडियम याद रखना, इट इज आफ्टर द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट्स। एक का नाम था मोराशिगी। मोराशिगी was one scientist and other was Skog. मोराशिगी स्कोग मीडियम भी इसको कभी कभी बोलते हैं। एमएस मीडियम, दैट इज मोराशिगी स्कोग मीडियम। याद रखना, इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मीडियम यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, एमएस मीडियम स्लैश मोराशिगी स्कोग मीडियम, MURASHIGAE, मोराशिगी स्कोग मीडियम। Morashigi Skog medium is the best medium used in tissue culture. इसके बगैर बेटे जो ये कल्चर मीडियम होता है, चाहे मोराशिगी स्कोग मीडियम हो या चाहे कोई और, क्योंकि ज्यादा हम एमएस मीडियम ही यूज करते हैं, ये किस पीएच में मेंटेन हुआ होता है? इसका पीएच जो है इट इज 5 to 7, that is slightly acidic pH. आप लिखेंगे pH of medium is equal to 5 to 7. pH of medium is equal to 5 to 7.
अब बेटा यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप समझना, मैक्सिमम बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है। मीडियम मैंने कहा क्योंकि ओवरऑल टिश्यू कल्चर एक इनविट्रो टेक्निक है, ये में आर्टिफिशियली करना है लैब में, तो आर्टिफिशियल कंडीशंस होनी चाहिए। अब सॉइल तो आप यूज नहीं कर सकते, सॉइल का रिप्लेसमेंट हमने देखा क्या, इट इज कल्चर मीडियम। और कल्चर मीडियम में आपने कहा सुक्रोज है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करेगा बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, बिसाइड्स इट कंटेन्स मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, लाइसिन और ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल्स। और ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल्स में आपने बोला ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस। फिर आपने कहा इसमें पीएच मेंटेन होता है 5 to 7 स्लाइटली एसिडिक। और उसके बगैर आपने कहा बहुत सारे कल्चर मीडिया टाइम टू टाइम बनाए गए, डेवलप किए गए, बट द बेस्ट वन जो अभी भी सबसे बेस्ट माना जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए, इट इज एमएस मीडियम, नेम्ड आफ्टर 2 साइंटिस्ट्स मोराची एंड स्कोल। अब मेरे बेटे जो ये कल्चर मीडियम होता है इसके दो टाइप्स हैं, ख्याल रखना। एक है इसका बेसल मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिएगा बेटा। बेसल मीडियम का कल्चर मीडियम इससे, और डिफरेंशिएटिंग मीडियम कौन सा कल्चर मीडियम हुआ, ये दो है, वन इज बेसल मीडियम एंड अदर इज डिफरेंशिएटिंग मीडियम। इंपॉर्टेंट है बेसल मीडियम को गवर्नमेंट सो मीडियम यथ मन ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो आशे 1:1, वो कल्चर मीडियम जिसमें दो ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल्स ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बेटे किस रेशियो में होंगे, बराबर। ये तो ऑक्सिन है तो है साइटोकाइनिन, अगर 1:1 रेशियो में तिरछा बेसल मीडियम। और डिफरेंशिएटिंग मीडियम वो मीडियम कहलाता है मेरे बेटे जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो बराबर नहीं होता, 1:1 ऐसे नहीं किए। अब ये क्या हो सकता है, इट कैन बी 2:1, इट कैन बी 1:2, इट कैन बी 3:1, जो भी आप लोगे वो वैल्यू आप ले सकते हो, बट रिमेंबर 1:1 ऐसे नहीं सही। गो सो कल्चर मीडियम यत में 1:1 रेशियो ऑक्सिन साइटोकाइनिन, इट इज बेसल मीडियम। और जिसमें 1:1 रेशियो ऑक्सिन साइटोकाइनिन का नहीं होगा बेटे, दैट मीडियम इज नोन एज व्हाट, डिफरेंशिएटिंग मीडियम। तो ये आप ऐसे लिखेंगे, बेसल मीडियम में एरो डाल के ऑक्सिन साइटोकाइनिन इन व्हाट रेशियो 1:1, और डिफरेंशिएटिंग मीडियम में लिखना ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन जो है इट इज नॉट इक्वल टू 1:1 रेशियो। तो एक्सप्लांट हो गया, एक्सप्लांट के अलावा न्यूट्रिएंट मीडियम भी हो गया, जो मैंने आपको पहली बेटा रिक्वायरमेंट्स में बोला था। एक्सप्लांट में कहा कोई भी पार्ट ले सकते हैं, प्रेफर करते हैं यंग लीव्स। न्यूट्रिएंट मीडियम में, कल्चर मीडियम में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एसेप्टिक कंडीशंस। नाउ द नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, एसेप्टिक कंडीशंस। वार थी को एसेप्टिक कंडीशंस क्या है इंपॉर्टेंट, जो आपने बेटा इन विट्रो कंडीशंस में सॉइल के बदले, सॉइल का जो अभी आपने रिप्लेसमेंट लिया बेटे, वो एक ग्लास प्लेट होता है। ग्लास प्लेट में आप देखेंगे देयर इज प्लस मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, मिनरल्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स। ये जो आपने मिक्सचर यहां पे लिया, इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ सॉइल, इट्स नोन एज कल्चर मीडियम। मगर एक मसला है बेटे, कल्चर मीडियम में क्या होता है, कल्चर मीडियम सिंस इट्स न्यूट्रिएंट रिच, अब अगर आप एसेप्टिक कंडीशंस नहीं रखोगे, अगर इसे इन्फेक्शन फ्री कंडीशंस रखोगे, जब तक आप इसमें एक्सप्लांट अपना डालोगे, पता चला इसको बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया और यहां पे बैक्टीरियल कॉलोनीज बनी, पता चला इसको फंजी ने इन्फेक्ट किया, फंगल स्पोर्स यहां पे पड़ गए, बैक्टीरियल स्पोर्स यहां पे पड़ गए, और उतने टाइम में ये सारा न्यूट्रिएंट मीडियम जो है इन्होंने खराब किया होता है, फिर आप इसको टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज नहीं कर सकते हो। तो बेटा याद रखना, जो एसेप्टिक कंडीशंस हैं, एसेप्टिक कंडीशंस का आपको ख्याल रखना है, इसके बगैर टिश्यू कल्चर टेक्निक इंपॉसिबल है। जैसे हैबरनेट ने किया भी था, उसका कोई प्लांट वहां रिजनरेट नहीं हुआ क्योंकि वहां एसेप्टिक कंडीशंस वो बेचारा मेंटेन नहीं कर पाया था। और एसेप्टिक कंडीशंस क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बोला जब तक एसेप्टिक कंडीशंस नहीं होगी तो आप अपने कल्चर मीडियम को नहीं बचा सकते हो, ये खराब हो सकता है, इसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप हो सकती हैं बेटे, इसलिए याद रखना एसेप्टिक कंडीशंस का मेंटेन होना जरूरी है। तो हम लिखेंगे कल्चर मीडियम सपोर्ट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। ये किस चीज को सपोर्ट करता है, आप एक पॉइंट लिखेंगे, कल्चर मीडियम सपोर्ट्स, हाँ शाबाश, किसको सपोर्ट करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ। कल्चर मीडियम सपोर्ट्स माइक्रोबियल ग्रोथ
and thus aseptic conditions are required. क्योंकि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, इसलिए एसेप्टिक कंडीशंस का होना जरूरी है। आपने लिखा मेरे बेटे, कल्चर मीडियम सपोर्ट्स एसेप्टिक माइक्रोबियल ग्रोथ, कल्चर मीडियम supports microbial growth and thus aseptic conditions are required. मैंने कहा जो ये कल्चर मीडियम है, चूंकि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है या करता है, इसलिए एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन कराना बेटे बहुत जरूरी है। चलिए बेटा, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं, चलो अगर आपने अब एसेप्टिक कंडीशंस की बात की, अगर आपने स्टरलाइजेशन की बात ही की, सबसे पहले आपको ख्याल रखना है जो ये एक्सप्लांट है ये खुद होना चाहिए इन्फेक्शन फ्री। तो बेटा मुझे बोलो, एक्सप्लांट को इन्फेक्शन फ्री कैसे बना सकते हो? और ये एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करनी है। न्यूट्रिएंट मीडियम्स पे हैकन माइक्रोब्स ग्रो करित, बैक्टीरिया ग्रो करित, फंजी ग्रो करित, वो उसको डैमेज कर सकते हैं। अब आपको इन्फेक्शन फ्री कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। मगर मुझे बोलो, सबसे पहले हम एक्सप्लांट की स्टरलाइजेशन की बात करेंगे। इस एक्सप्लांट इन्फेक्शन आसन क्या है, ये भी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो एक्सप्लांट, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको मेरे बेटे या तो क्लोरिक्स वाटर से धोना है। आपने एक्सप्लांट लाया, इसको क्लोरिक्स वाटर से वॉश करो, या इसको ब्रोमीन वाटर से वॉश करो, या इसको मर्करी क्लोराइड से वॉश करो। ये केमिकल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो इस एक्सप्लांट को साफ करने के लिए। इसको इन्फेक्शन फ्री बनाना है, इसको एसेप्टिक बनाना है। तो एक्सप्लांट को हम वॉश करेंगे आइदर विद क्लोरिक्स वाटर, या विद ब्रोमीन वाटर, या विद मर्करी क्लोराइड, और तब जाके ये बनेगा मेरे बेटे क्या, इन्फेक्शन फ्री। और चूंकि ये केमिकल्स इसके बाहर वाली सरफेस को स्टरलाइज करते हैं, इसलिए इन चीजों को अप्लाई करना, द प्रोसेस इज नोन एज मेरे बेटे सरफेस स्टरलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस स्टरलाइजेशन? एक्सप्लांट का जो बाहर वाला पोर्शन है उसको स्टरलाइज करना, उसको इन्फेक्शन फ्री बनाना बाय यूजिंग क्लोरिक्स वाटर, ब्रोमीन वाटर या मर्करी क्लोराइड। एक लाइन आप लिखेंगे, वॉश एक्सप्लांट विद क्लोरिक्स वाटर, शाबाश, wash explant with chlorix water / bromine water / HgCl2. Wash explant with chlorix water / bromine water / HgCl2. एरो डाल के लिखेंगे आप इसमें सरफेस स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजेशन। उसके बाद बेटा चलो एक्सप्लांट को भी आपने स्टरलाइज किया। वहीं जो एम्पल मसले इसी कल्चर मीडियम छो, इसको बनाते बनाते जब हमने इसको बनाया तब साथ ही इन्फेक्शन के साथ बनाने में से क्या इन्फेक्शन के साथ, तो कल्चर मीडियम को भी आपको स्टरलाइज करना है। एक्सप्लांट को स्टरलाइज करने और बढ़ेगी, स्टरलाइजेशन जो है जरूरी है, इसके बगैर टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है इट इज इम्पॉसिबल। अब हमने ख्याल रखा एक्सप्लांट भी स्टरलाइज हो, उसको हमने क्लोरिक्स वाटर, ब्रोमीन वाटर, मर्करी क्लोराइड से वॉश किया। उसके बाद कल्चर मीडियम का भी आपको ख्याल रखना है। और मेरे बेटे इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, वी हैव टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या आसान, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑलमोस्ट इस शेप का। इस ऑटोक्लेव में हम क्या करते हैं, इस कल्चर मीडियम तुरंत त्रावन अथमस, ये अथमस त्राहन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें होता है। एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इस कल्चर मीडियम को हम अंदर जाके इसमें ऑटोक्लेव करके स्टरलाइज करते हैं फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट्स। तो मतलब मेरे बेटे जो ये ऑटोक्लेव होता है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से इस न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर कोई माइक्रोब होगा, अगर कोई बैक्टीरिया होगा, उसको खत्म करता है। तो कल्चर मीडियम को स्टरलाइज करने का तरीका क्या है, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या हो, इसको ऑटोक्लेव में डालो और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तकरीबन रखो 15 से 30 मिनट तक, इसकी स्टरलाइजेशन खुद ब खुद होगी। तो इसमें लिखिए कल्चर मीडियम में एरो डाल के, कल्चर मीडियम में एरो डाल के लिखेंगे ऑटोक्लेविंग एट, ऑटोक्लेविंग एट, ऑटोक्लेविंग एट, शाबाश, ऑटोक्लेविंग एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑटोक्लेविंग एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2 मिनट।
ऑटोक्लेविंग एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ब्रैकेट में लिखना 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर अबाउट 15 to 30 minutes, for about 15 to 30 minutes। देखिए बेटे, अब आपने समझा, यहाँ पे हमने एक्सप्लांट को भी बेटे स्टरलाइज किया, और बेटा एक्सप्लांट के बाद से हमने जो न्यूट्रिएंट मीडियम था, जो कल्चर मीडियम था, उसको भी स्टरलाइज किया हमने ऑटोक्लेविंग करके, जहां पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे तकरीबन 15 से 30 मिनट तक हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं। अब बेटे इसके बाद से अब बचता है कल्चर रूम। अब आप बात को समझना, हमने बहुत ज्यादा इसमें एहतियात किया, हमने एक्सप्लांट को स्टरलाइज किया, हमने क्लोरेक्स वाटर, ब्रोमीन वाटर, मर्करी क्लोराइड, डिस्टिल वाटर यूज किया। फिर उसके बाद हमने कल्चर मीडियम तक को नहीं छोड़ा, उसको भी स्टरलाइज किया, उसके लिए ऑटोक्लेविंग की। अब मेरे बेटे जो कल्चर रूम है, जो ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है, जो ये टिश्यू कल्चर लैब है, अब हमें इसका भी ख्याल रखना है। ये सिंपली एक कमरा होता है, और बेटे हमें इस कमरे के अंदर जो ये सारा एटमॉस्फेयर चाहिए, ये भी हमें चाहिए इन्फेक्शन फ्री, ये भी हमें चाहिए एसेप्टिक। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे इस कमरे में अल्ट्रावायलेट रॉड्स लगी होती हैं। वो अल्ट्रावायलेट रॉड्स क्या करते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ने से यहाँ जितने भी माइक्रोब्स होते हैं मेरे बेटे इस कल्चर रूम में, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और याद रखना, जब आपको कल्चर रूम में काम करना होता है, जब आपको टिश्यू कल्चर टेक्निक इस कल्चर रूम में अप्लाई करनी होती है, आप 2 घंटे पहले ही यहाँ पे अल्ट्रावायलेट ट्यूब्स को ऑन करते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जितना भी यहाँ पे माइक्रोब वगैरह होगा वो सारे के सारे खत्म होके एक प्रॉपर यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जहां तक कल्चर रूम की स्टरलाइजेशन का ताल्लुक है, इसमें हम लिखेंगे स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग यूवी रेज। इसमें आप लिखेंगे स्टरलाइज्ड, शाबाश, स्टरलाइज्ड बाय, कैसे इसको करते हैं स्टरलाइज, बाय यूजिंग यूवी रेज, स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग यूवी रेज। उसके बाद अब बचता है ग्लासवेयर। ग्लासवेयर चाहे फोर्सेप अगर आपके पास है, फोर्सेप को आप या तो डिस्टिल्ड वाटर से दो, ग्लासवेयर को आप डिस्टिल्ड वाटर से दो। अब कभी कभी जो फोर्सेप वगैरह है इसको हम बर्नर पे भी रखते हैं, और बर्नर पे रखने के बाद जो फ्लेम होता है इसको हम फ्लेम पे भी स्टरलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फोर्सेप वगैरह है उसको आप बर्नर से फ्लेम पे या ब्लूइश फ्लेम पे आप उसको स्टरलाइज कर सकते हो, और अगर आपके पास ग्लासवेयर है तो ग्लासवेयर के लिए आप यूज कर सकते हो डिस्टिल्ड वाटर। तो मेरे बेटे ग्लासवेयर में आप एरो डाल के लिखना डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और कभी कभी हम इसमें जो फोर्सेप वगैरह है उसके लिए यूज करते हैं क्या, बर्नर्स। अब उसके बाद इसमें आपको एक और चीज का ख्याल रखना है। ऑलमोस्ट मैंने हर एक चीज के बारे में आपको बोला, हम ये एसेप्टिक कंडीशंस कैसे मेंटेन करते हैं। मैंने आपको बोला एक्सप्लांट के लिए अलग प्रोसीजर है, सरफेस स्टरलाइजेशन। उसके बाद मैंने बोला कल्चर मीडियम के अलग प्रोसीजर है, ऑटोक्लेविंग। फिर उसके बाद मैंने बोला कमरे के लिए यूवी रेज काफी होती है, कल्चर रूम के लिए। फिर ग्लासवेयर के लिए डिस्टिल वाटर, और फोर्सेप वगैरह जो है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या मेरे बेटे, यही दिस बर्नर वगैरह। मगर अब अगर आप ये कल्चर रूम देखेंगे, ख्याल रखना बेटा, कल्चर रूम था, इस कल्चर रूम में आपने कहा मेरे बेटे इसमें यूवी रेज जो है वही ये एसेप्टिक एनवायरनमेंट, एसेप्टिक माहौल यहां डेवलप करते हैं। मगर वर्किंग एरिया जहां पे एक बंदे को अब काम करना होता है, जो अब इस बंदे में जो इस लैब में काम करता है वो अपने हाथों पे मेथनॉल लगाता है ताकि अगर उसके हाथ गंदे हो, वो इन्फेक्टेड हो, वो वाला इन्फेक्शन जो है वो भी खत्म हो जाए। तो हम एथनॉल यूज करते हैं टू वॉश द हैंड्स। उसके बाद बेटा इस सारी कल्चर रूम में एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है मेरे बेटे, उस बड़े सी इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं लैमिनार एयर फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट, लैमिनार एयर फ्लो इस कल्चर रूम में एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है।
इस इंस्ट्रूमेंट के आगे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक टेबल लगा होता है या हम बोलेंगे एक चेयर लगी होती है जहां पे बंदा बैठता है, और जो काम इसको करना होता है, काम सारा इस लैमिनार एयर फ्लो में होता है। एक बड़ा सा चैम्बर जैसा है, आगे कुर्सी लगी है, कुर्सी पे आप बैठे और ये जो अंदर एरिया आपको मिल रहा है वो एरिया साफ सुथरा है, आप उसमें काम कर सकते हो। अब सर हम बोलो ये एरिया साफ कैसे है, ये माइक्रो फ्री कैसे है? इस लैमिनार एयर फ्लो के टॉप पे यूवी ट्यूब्स लगे होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज करते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आप देखेंगे जितना इस लैमिनार एयर फ्लो में एयर होगा इट विल बी इन्फेक्शन फ्री, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। बाद में हाई स्पीड की वजह से आप देखेंगे देयर इज अ सेपरेट मैकेनिज्म जिससे गंदा एयर बाहर निकाला जाता है और अंदर आपको इस एनवायरनमेंट में खाली साफ एयर मिलेगा जो इन्फेक्शन फ्री होगा, ताकि अंदर जाके जो भी आपको कोई काम करना होगा वो वर्किंग एटमॉस्फेयर आपको एसेप्टिक मिलेगा, बट विद इन दिस एनवायरनमेंट, विद इन दिस इंस्ट्रूमेंट नोन एज लैमिनार एयर फ्लो। तो मेरे बेटे लैमिनार एयर फ्लो याद रखना, ये स्टरलाइज्ड वर्किंग एरिया देता है। तो आप लिखेंगे लैमिनार एयर फ्लो में ऐसे एरो डाल के स्टरलाइज्ड वर्किंग एरिया, स्टरलाइज्ड वर्किंग एरिया। काम करने के लिए जो आपको एक स्टरलाइज्ड एरिया मिलना चाहिए वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनार एयर फ्लो। अब मुझे बोलो एक एक करके हमने स्टरलाइजेशन कैसे की, एसेप्टिक कंडीशंस कैसे मेंटेन किए? सर एक्सप्लांट को की सरफेस स्टरलाइजेशन, किससे? डिस्टिल्ड वाटर यूज किया, क्लोरेक्स वाटर यूज किया, ब्रोमीन वाटर यूज किया, और क्या यूज? मर्करी क्लोराइड। कल्चर मीडियम को ऑटोक्लेविंग की एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तकरीबन 15 से 30 मिनट तक। फिर उसके बाद कल्चर रूम को अल्ट्रावायलेट रेज से साफ किया, उसके बाद ग्लासवेयर को डिस्टिल्ड वाटर से साफ किया, फोर्स वगैरह को बर्नर से साफ किया, और जो काम करने के लिए एसेप्टिक कंडीशंस हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट ने दी जिसका नाम है मेरे बेटे लैमिनार एयर फ्लो। और जो बंदा ये सारा काम करता है उसके हाथ वगैरह जो है हम कंसिस्टेंटली ये स्टरलाइज करते हैं बाय यूजिंग मेथनॉल। अब देखिए मेरे बेटे टेक्निक अब क्या है, टेक्निक अब क्या है? मान लीजिए जिगर मेरा यहां पे मैंने एक प्लांट लिया, दिस इज अ प्लांट, रूट स्टेम लीव्स वगैरह, दिस इज अ प्लांट। ख्याल रखना मेरे बेटे, आप ये हमने यहां पे प्लांट लिया, इसकी लीव्स हैं, रूट है, स्टेम है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला एक्सप्लांट लेना है, मगर एक्सप्लांट ब्रोड क्या चीज करें कल्चर मीडियम तुलमत, मगर ये जो कल्चर मीडियम यहां पे हमने लिया इट इज बेसल मीडियम, और बेसल मीडियम मेरे बेटे आप जानते हो ये जो मोलाशियम स्कूप मीडियम, मगर उसका कौन सा वेरिएंट है? ये बेसल मीडियम। बेसल मीडियम ये वन आत्मसाइज ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो 1:1। अब इस ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो जो इसमें आपने 1:1 रखा, इसमें प्रोटीन्स होंगे, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है। अब मैंने क्या किया, इस लीफ का एक छोटा सा पोर्शन मैंने काटा, मगर इसको पहले स्टरलाइज वगैरह करना है, वो आप सारा जानते हो। पहले इसको धोना है, स्टरलाइज करना है, काटने के बाद, और जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इसको काटोगे, इसको कट करोगे, वो भी आपको स्टरलाइज करना है। और स्टरलाइज करने के बाद आप इस बेसल मीडियम में इस एक्सप्लांट को डालोगे, मगर इस बेसल मीडियम से ये उससे बड़े ऑटोक्लेविंग करना, क्योंकि ये भी आपको स्टरलाइज करना है। ये लीफ का हिस्सा है, ये एक्सप्लांट है, इसको मैंने बेसल न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, जिसको मैंने पहले क्या किया था? स्टरलाइज, जिसको मैंने ऑटोक्लेव किया था। अब इसमें डालने के बाद से ये क्या करेगा, ये अभी तक परमानेंट सेल था या परमानेंट टिश्यू था, इसने डिवाइड करना छोड़ दिया था, मगर जब इसको लैब में सॉइल जैसी कंडीशंस मिली, न्यूट्रिएंट्स मिली, ग्रोथ हार्मोन्स मिली, इसने डिवाइड करना फिर से स्टार्ट किया। मेरे बेटे कहने का मतलब है ये मेरिस्टेमेटिक वापस बन गया। कोई ये भी गोबर मेरिस्टेमेटिक वापस बनो, ऑटोनॉमस डिफरेंशिएशन गवर्स। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिगेन करने के बाद ये मेरे बेटे डी डिफरेंशिएशन करता है, और बच्चा डी डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको पता है ये परमानेंट सेल वापस मेरिस्टेमेटिक बनेगी, और मेरिस्टेमेटिक बनने के बाद आप देखेंगे बेटा ये वापस एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होता है, और वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स आपको ऐसे दिखाई देगा बेटे। इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को आप नाम देते हो क्या? कैलस। तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ an undifferentiated mass of cells. This undifferentiated mass of cells is known as callus.
आप लिख सकते हो कैलस के ब्रैकेट में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। तो बेटा आपने किया क्या, एक्सप्लांट लिया, इसको बेसल मीडियम में डाला, बेसल मीडियम में डालने के बाद इसको आप 2-3 हफ्तों तक ऐसे ही रखोगे डार्कनेस में, इन द कंप्लीट डार्कनेस, 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स आप इसको ऐसे ही रखेंगे इन डार्कनेस, अंधेरे में, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस तो आप नहीं करना है। फोटोसिंथेसिस एक्सप्लांट तम साथ कराएंगे प्लांट से अटैच हो, काटने के बाद अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और यही रीजन है हमने इसको सुक्रोज बाहर से ही दिया, हमने वो न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला एज हिज एनर्जी सोर्स। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन की इसने 2-3 वीक्स में कंप्लीट डार्कनेस में इसने एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाया। इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं क्या, कैलस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना मेरे बेटे, इसको समझना जरूरी है, उसको हम क्या शिक्षा। अब कैलस जो है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स जो है ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे इन न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। इतने न्यूट्रिएंट्स मतलब ना सारी खत्म कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स खत्म करने के बाद से डिफरेंट रिएक्शंस अंदर होंगी और कुछ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। जिससे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनो बिकॉज ऑफ इट्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डिविजन्स, ये न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं। अख चीज गसान न्यूट्रिएंट्स मतलब सारी बेशि ब्याक चीज, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते करते कुछ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स भी अब अंदर नहीं रहे और दूसरा आपने देखा टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज हो गए, उससे हमें लगता है कैलस को खतरा है। तो 2-3 हफ्तों के बाद हम इस कैलस को उठाएंगे और इसको हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे मैं खाली एक कल्चर मीडियम यूज करूंगा, अदरवाइज ऐसे हमारे पास बहुत सारे कल्चर मीडिया होंगे जहां पे ये कैलस जो है थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें थोड़ा डाला, इसमें थोड़ा डाला, इसमें थोड़ा डाला, इसमें थोड़ा डाला। अच्छे से रीजन आखिर नो न्यूट्रिएंट मीडियम आत्मस न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टॉक्सिक मटेरियल क्यों नहीं। तो इसका मतलब जो भी आपके पास कैलस है जो पहले कल्चर मीडियम में अवेलेबल था, बेटा कुछ टाइम बाद 2-3 हफ्तों के बाद जब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना, इसको यहां से उठाओ, उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडिया में अब जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करो। और जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके 2 बड़े रीजन है। एक, आपको न्यूट्रिएंट्स अब और डालने की जरूरत नहीं क्योंकि एक नए न्यूट्रिएंट मीडियम में आ गया, यहां पे न्यूट्रिएंट्स खत्म होने वाले थे, यहां फुल है। दूसरा रीजन क्या है, टॉक्सिन्स यहां पे एक्यूमुलेट हुए थे, वो इस कैलस को डैमेज कर सकते थे, इसलिए आपने इसको नए एक मीडियम में जब ट्रांसफर किया, अब यहां टॉक्सिन्स का खतरा नहीं है बेटा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब कल्चरिंग। तो मेरे बेटे मुझे बोलो, सब कल्चरिंग किस चीज को आप नाम देते हो? सर एक ऐसा प्रोसेस जहां डी डिफरेंशिएशन के बाद मेरे बेटे जब क्या बनता है, जब कैलस बनता है, अब जिस न्यूट्रिएंट मीडियम में वो बना वो खत्म होने वाला था एंड बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स ये डैमेज होने वाला था। हमने उठाया, हमने इसको नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडिया में, नए फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर किया। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, सब कल्चरिंग। और मेरे बेटे सब कल्चरिंग के बाद अब आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो चेंज करो, मगर पहले चेंज कैसे करना है, ऑक्सिन चिथाउन ज्यादा साइटोकाइनिन चिथाउन कम, आई बन 2:1 रेशियो वो या न्यूट्रिएंट मीडियम में ये ट्रांसफर कर ताकि ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन कम। और आप जानते हो जिस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो 1:1 नहीं होगा, इट्स नॉट अ बेसल मीडियम, इट इज बेसिकली नोन एज डिफरेंशिएटिंग मीडियम। एक्चुअली बोले वो बेसल मीडियम को सो मीडियम या ऑक्सिन साइटोकाइनिन 1:1 रेशियो में, और डिफरेंशिएटिंग मीडियम वो मीडिया हो गया जिसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो 1:1 नहीं होगा। ये जो 1:1 के ऑक्सिन ज्यादा इन कंपैरिजन टू साइटोकाइनिन। और मेरे बेटे इससे होगा क्या, आप जानते हो सिंस ऑक्सिन इज अ रूटिंग हार्मोन, आप देखेंगे मेरे बेटे जो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हैं बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सिन कंसंट्रेशन, इसमें छोटे छोटे रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो मेरे बेटे याद रखना यहां पे होगा रूट फॉर्मेशन। और मेरे बेटे कब रूट फॉर्मेशन हुआ, जब आपने इसको डिफरेंशिएटिंग मीडिया पे ग्रो कराया। तो सब कल्चरिंग के बाद आपने किया क्या, आपने इसी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स से रूट्स बनाए
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा के जब आपने इसको डिफरेंशिएटिंग मीडियम पे ग्रो कराया, फिर आप दूसरी बार क्या करेंगे, इस बार साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन बढ़ाओ 1:2 रेशो, फिर से ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएटिंग मीडियम। और चूंकि सिंस साइटोकाइनिन इज अ शूटिंग हार्मोन, इस बार आप देखेंगे मेरे बेटे इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स के अपर साइड से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ शूट्स एंड लोअर साइड में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। गो रूट फॉर्मेशन ती कर, शूट फॉर्मेशन ती कर, मगर तम साथ ये कैलस को ग्रो कत पे अकिस नयस डिफरेंशिएटिंग मीडियमस मज गो तो ऑक्सीजन ज्यादा रूटिंग गई, पत साइटोकाइनिन ज्यादा गई शूटिंग, और यहां से यहां तक जो ये सारा प्रोसेस है, दिस इज रीडिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रीडिफरेंशिएशन। तो मतलब मेरे बेटे तरीका ये है, समझना जिगर मेरा कैसे मैंने किया। एक्सप्लांट अख्तर में ओदन तक फोटोसिंथेसिस करान, वंशन करान बेचारा फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि काटने के बाद अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, कल्चर मीडियम में डाला, मगर वो एसेप्टिक कंडीशंस आपको पता है हमें कैसे कैसे मेंटेन करनी है। इसको सरफेस स्टरलाइज करेंगे, इसको पहले ऑटोक्लेव किया होगा, हाथों को मेथनॉल से धोया होगा, ग्लासवेयर को डिस्टिल्ड वाटर से धोया होगा, फोर्सेप को बर्नर पे रखा होगा। उसके बाद जब आपने इसको इसमें डाला, ये क्या करता है, 2-3 हफ्तों तक इसको ऐसे रखो डार्कनेस में, ये करी वापस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये करी वापस न्यूट्रिएंट्स यूज, प्रोसेस चोना डिफरेंशिएशन आई बाय अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जैसे नाउ शोना गवर्नमेंट क्या कैलस, कैलस रिप्रेजेंट्स व्हाट, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। शाबाश। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ख्याल रखना है, यहाँ इस वाले स्टेप पे मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है बेटा, आपको पता है अब कैलस बना, कैलस बनने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स खत्म होंगे, इसके साथ साथ टॉक्सिन्स भी एक्यूमुलेट होंगे बेटे। जब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होंगे, जब न्यूट्रिएंट्स खत्म होंगे, अब इस कैलस को खतरा है, तो हमने सब कल्चरिंग की, हमने इसको उठाया, ट्रांसफर किया टू द फ्रेश मीडियम। बट रिमेंबर दैट फ्रेश मीडियम इज डीएम, डिफरेंशिएटेड मीडियम। इसका इनिशियल फेज आप देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा, साइटोकाइनिन कम, 2:1 रेशो, रूटिंग होगा। उसके बाद साइटोकाइनिन ज्यादा, ऑक्सीजन कम, 1:2 रेशो। इस बार इसमें शूट बनेगा, बिकॉज इट्स अ शूट, दिस शूटिंग हार्मोन, तो शूट फॉर्मेशन होगी। रूट और शूट फॉर्मेशन बनने में आप देखेंगे ये सारा स्टेप जो है इट इज अ रीडिफरेंशिएशन। कोई ऊपर डिफरेंशिएशन दी गई, रीडिफरेंशिएशन दी गई, आपको इस ट्यूब में एक छोटा सा प्लांट मिलेगा जिसको आप प्लांटलेट नाम देते हो। बेटे मेरे जैसी प्लांटलेट बना, इस प्लांटलेट को आपको पता है एक छोटा सा यहाँ पे प्लांटलेट डेवलप हो गया मेरे बेटे। प्लांटलेट बनने के बाद ख्याल रखना, इसको डायरेक्ट आप नहीं उठाओगे, इसको डायरेक्ट आप सॉइल में सो नहीं करोगे। उसका रीजन क्या है, वनिक तम प्लांटलेट बनोमत, इसको हमने रूम में बनाया है, ये बड़ी लाड प्यार से हमने इसको पाला है। जब ये न्यूट्रिएंट्स मांगता था हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे, कभी ऑक्सीजन इसकी मर्जी से, कभी साइटोकाइनिन। तो मतलब कहने का ये है हमने बड़ी लाड प्यार से इसको अंदर पाला है इस कल्चर रूम के अंदर। अब इसको सॉइल में डालने से पहले क्या करना है, इसको ये बोलना है भाई ऐसी कंडीशंस आपको सॉइल में नहीं मिलेगी। वहीं बने ना लॉकड प्लांटलेट, इससे पहले कि मैं इसको किसी जगह जमीन में जो है सो करूं, मुझे इस प्लांट को ये सिखाना है भाई सॉइल में आपको अपनी मर्जी से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वह अपनी मर्जी से आपको वाटर नहीं मिलेगा, आपको लाइट के लिए कंपीट करना है, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करना है। वहां कभी कंडीशंस जो है वो अच्छी होगी, कभी खराब होती है, तो बाहर जाके फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस है। तो फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस, वेरिंग कंडीशंस से इसको पहले एक्लिमेटाइज करना है, इसको उन कंडीशंस की आदत होनी चाहिए। तो अब हम इसको आदत डालेंगे, कैसे डालेंगे, बाय स्टेप नोन एज हार्डनिंग। देखिए मेरे बेटे हार्डनिंग में क्या होता है, सर बड़ी लाड प्यार से इस प्लांटलेट को हमने अंदर डाला है, अब डायरेक्ट अगर आप इसको सॉइल में डालोगे तो ये खत्म होगा, वहां ये कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसको कल्चर रूम में ही कभी टेम्परेचर ज्यादा देंगे कभी कम, कभी लाइट ज्यादा देंगे कभी कम, कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा देंगे कभी कम। तो उससे क्या होगा, इसको आदत पड़ जाएगी टू द फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस, चेंजिंग कंडीशंस। उस स्टेप को हम नाम देते हैं हार्डनिंग। और हार्डनिंग के बाद आप ऐसा करो, आप इसको सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हो।
ट्रांसफर्ड टू द सॉइल। जब इसने हार्डनिंग के बाद अब कोई मसला नहीं है, आप इसको सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हो, और सॉइल में ट्रांसफर करने के बाद ये खुद से अब न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब करना सीख गया होगा। फूड किचन की प्लांट, इसके पास लीव्स वगैरह है, सब कुछ है, तो ये खुद फोटोसिंथेसिस करके अल्टीमेटली एक नई प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो मेरे बेटे दिस द प्रोसीजर। अब इसमें जो एक चीज है जो आपको शायद समझ नहीं आई होगी, दैट्स बेसिकली हार्डनिंग में याद रखना, इस प्लांटलेट को एक्सपोज करना टू द फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, ताकि इसको बाहर जो रियलिटी में इसको कंडीशंस फेस करनी है उन चीजों की इसको आदत हो जाए। तो हार्डनिंग में लिखेंगे आप प्लांट्स आर एक्सपोज टू, यहां पे प्लांटलेट्स are exposed to changing environmental conditions. Plants are exposed to changing conditions, हम बोलेंगे environmental conditions, like changing environmental conditions like क्या like reduced light, high humidity, etc. So as to develop resistance. Against किसके अगेंस्ट? So as to develop resistance against environmental conditions. आपने लिखा plants are exposed to changing environmental conditions like reduced light, high humidity, etc. so as to develop resistance against environmental conditions. तो ये था मेरे बेटे प्रोसीजर किसका, इस पूरी टिश्यू कल्चर टेक्निक का। दिस वाज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ या दिस प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना, एक क्वेश्चन इसमें नीट में कभी कभी आता है, जो ये मेरे बेटे बेसल मीडियम और आपने देखा डिफरेंशिएटिंग मीडियम, इसमें मसला एक है। जो मेरे बेटे बेसल मीडियम होगा, बेसल मीडियम में आपको पता है दो चीजें हैं, इसमें आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, इसमें आपको मेरे बेटे साइटोकाइनिन भी मिलेगा। याद है गवर्नमेंट जो ऑक्सीजन अगर बेसल मीडियम बेसल मीडियमस मज ऑक्सीजन 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड। ये एक टाइप ऑफ ऑक्सीजन है। 2,4-D कत मज बेसल मीडियमस मज। और अगर आप इसका साइटोकाइनिन देखेंगे, इट इज बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन। तो मेरे बेटे मुझे बोलो कौन सा साइटोकाइनिन का टाइप आपको बेसल मीडियम में मिलेगा? BAP, बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन। ऑक्सीजन का कौन सा टाइप? 2,4-D। मगर मेरे बेटे जब बात आती है किसकी? डिफरेंशिएटिंग मीडियम की। जब हम बात करेंगे ना बेटे किसकी? डिफरेंशिएटिंग मीडियम की। डिफरेंशिएटिंग मीडियम में ये डिफरेंट होते हैं। वो अगर गवर्नमेंट डिफरेंशिएटिंग मीडियम वुचक तथ मज दिशो ऑक्सीजन, तथ मज दिशो साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन इस अखमश ना आसान सुसा NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये तो उसी 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, वहां पे आपको ऑक्सीजन का कौन सा टाइप मिलेगा? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। मगर जो साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन सेम, ये तिश बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन, ये तिश बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन। वो मतलब वो गोबर बेसल द डिफरेंशिएटिंग मीडियम में सुच इज डिफरेंस। ये देखो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन रेशियो 1:1, ये देखो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन रेशियो नॉट इक्वल टू 1:1। ये तो वुचन बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन साइटोकाइनिन ये तिश सुच सेम। ये छ मगर ऑक्सीजन आसान 2,4-D, कुछ आसान ऑक्सीजन कोस नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बगैर एक और चीज है बेटा, जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं, अगर से कैलस कल्चर आसी, अगर से सस्पेंशन कल्चर आसी के, सस्पेंशन कल्चर क्या हो ये मन बच्चे बुझे। अगर कैलस कल्चर हो, कैलस कल्चर में हम क्या करते हैं, मतलब अगर आपको कैलस बनाना होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाना, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, तो बेटा जो आप इसमें बेसल मीडियम यूज करते हो सोरे तरावर, मगर इसमें लिक्विड थवान के ये सॉलिडिफाई करा। इसको आप सॉलिडिफाई कैसे करते हो? बाय एडिंग अ पॉलीसैकेराइड नोन एज अगर की नाम समझ।
अगर एक पॉलीसैकेराइड है जो आप रेड एल्गी के कुछ मेंबर से हासिल करते हो, जैसे ग्रेसिलेरिया है, जैसे जिलीडियम है, रिमेंबर दिस, अगर इज अ पॉलीसैकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन रेड एल्गल मेंबर्स लाइक ग्रेसिलेरिया, उसके अलावा दूसरा है जिलीडियम। तो जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से आपने एक पॉलीसैकेराइड हासिल किया, नाम है बेटा अगर, और ये आप तब ऐड करते हो जब आप कैलस कल्चर बनाते हो, जब आप कैलस कल्चर प्रोसीजर फॉलो करते हो। और कैलस बनाते टाइम ये लिक्विड नहीं होता है, इसको हम सॉलिड, सेमी सॉलिड बनाते हैं। सेमी सॉलिड इसको बनाएंगे बाय एडिंग अ पॉलीसैकेराइड नोन एज व्हाट, ग्रेसिलेरिया या जिलीडियम। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, फॉर कैलस फॉर्मेशन कल्चर मीडियम हैज टू बी, शाबाश, फॉर कैलस फॉर्मेशन, अगला पॉइंट, फॉर कैलस फॉर्मेशन culture medium has to be solidified. Culture medium has to be solidified by using agar. Culture medium has to be solidified by using agar, comma, a polysaccharide obtained from red algae. A polysaccharide obtained from red algae. A polysaccharide obtained from red algae. शाबाश। नेक्स्ट, सबकल्चरिंग के बारे में एक लाइन लिखेंगे, कैलस इज टेकन आउट, कैलस बनने के बाद उसको वहां से निकाला जाता है, क्योंकि एक तो टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम्स, न्यूट्रिएंट्स मकलेमित। कैलस इज टेकन आउट एंड ग्रोन ऑन फ्रेश मीडियम। कैलस इज टेकन आउट एंड ग्रोन, उसको ग्रो किया जाता है किस पे, ऑन फ्रेश मीडियम। Callus is taken out and grown on fresh medium. Comma, a process called as subculturing. ब्रेकटस में देखा, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हमें क्यों करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। ये सब कल्चरिंग हमें इसलिए करनी पड़ी, एक तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए और इसमें टॉक्सिन्स भी जमा हो गए, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम मजबूर हो गए, हमें एक स्टेप करना पड़ा जिसका नाम है मेरे बेटे क्या, सब कल्चरिंग। दिस इज बेसिकली बेटे द प्रोसीजर ऑफ दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना बेटा, टिश्यू कैलस कल्चर जो है, कैलस कल्चर के बगैर भी एक और चीज है जिसको हम सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। सस्पेंशन कल्चर में किसी को बन याद, आत्मोशन से कैलस बना के इसमें आप सॉलिडिफाई नहीं करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम को, आत्मोशन न्यूट्रिएंट मीडियम गोबर में आसान लिक्विड है। सस्पेंशन कल्चर में यहां ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक लाइन में आपको बोलूंगा, इसमें सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं होता है, लिक्विड होता है। और उस लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या करते हैं, उसमें रोटर एक लगा होता है जो कंटिन्यूअसली इस सस्पेंशन कल्चर को रोटेट करता है, एजिटेट करता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। और बाद में जब ये एक्सप्लांट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वापस करता है, वारे सेल्स बना, ये कंसिस्टेंट रोटेशन ना आसान, सेल्स के साथ आके किसी दूर। तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो डायग्राम जो है मैं थोड़ा बहुत आपको सस्पेंशन कल्चर का एक आइडिया दूंगा, अदरवाइज इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर से नॉर्मल टिश्यू कल्चर आपने मेरे बेटे एक्सप्लांट लिया, न्यू एक्सप्लांट नॉर्मल टिश्यू कल्चर की बात कर रहा हूं, पहले आपने इसको डाला बेसल मीडियम पे, अब समझना यही हमने पढ़ा, एक्सप्लांट न्यू यूट्रोइज बेसल मीडियम बनो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स ताचिस नावना गोबरमान क्या सा कैलस से बात करते कम आप करें सब कल्चरिंग। अभी आपने सीखा सब कल्चरिंग करना जरूरी है, ये सब कल्चरिंग कर मगर से डिफरेंशिएटिंग मीडियम्स पे, ये गवर्नमेंट डिफरेंशिएटिंग मीडियम्स पे सब कल्चरिंग करना गोबर डिफरेंशिएटिंग मीडियम पे जब आपने इसकी सब कल्चरिंग की, आपने देखा इसमें रूट्स बने, इसमें शूट्स बने और अल्टीमेटली एक कन्वर्ट हो गया एक छोटे से प्लांटलेट में। गो ये प्लांटलेट में कन्वर्ट गो एम्पचुअली डायरेक्ट सॉइल में राउंड के इसको हार्डनिंग करनी है, और हार्डनिंग के बाद आपने देखा बेटा इसको हम ट्रांसफर करते हैं टू द सॉइल, तो मैं यहां लिखूंगा ट्रांसफर टू द सॉइल, शाबाश, ट्रांसफर टू द
सॉइल। तो मेरे बेटे ये प्रोसीजर है किसका, नॉर्मल टिश्यू कल्चर टेक्निक का। एक्सप्लांट बेसल मीडियम थ्रो कैलस बनो, सब कल्चरिंग करो डिफरेंशिएटिंग मीडियम पे, और डिफरेंशिएटिंग मीडियम पे जब आपने इसमें ये किया तो प्लांटलेट्स बने। प्लांटलेट्स उठाओ, उनको हार्डनिंग करो, उनको ग्रो कराओ टू द चेंजिंग कंडीशंस। आप देखेंगे बाद में उनको सॉइल में ट्रांसफर करोगे, और सॉइल में ट्रांसफर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यू प्लांट। और अगर बहुत सारे इसमें आपने प्लांटलेट्स हासिल किए होंगे तो बहुत सारे प्लांट्स भी बनेंगे। दिस इज नॉर्मल टेक्निक, नॉर्मल दिस प्रोसीजर ऑफ व्हाट दिस कैलस कल्चर। अच्छे समय कैलस कल्चर, क्योंकि इसमें एक तो हम सॉलिड दिस सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करते हैं, और एक जगह अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनता है, दिस वन इज कैलस। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट, कैलस कल्चर। वन शुड गो अगर सस्पेंशन कल्चर वुचन, सस्पेंशन कल्चर में गोडनिच काम अत मज एक्सप्लांट। जैसे वहां आपने एक्सप्लांट लिया, यहां भी लिया, मगर यथ मज लिक्विड मीडियम इन अ बीकर। इसको हम सॉलिड नहीं, इसको हम लिक्विड मीडियम में डालेंगे। लिक्विड शाबाश मीडियम इन अ बीकर, लिक्विड मीडियम इन अ बीकर, लिक्विड मीडियम इन अ बीकर, constantly agitated, constantly agitated, agitated मतलब इसको हम constantly stir करेंगे, mixing करते हैं इसको। constantly agitated at the rate of 100 to 250 rotations per minute। एक मिनट में तकरीबन 100 से लेके 250 रोटेशन से करता है, ताकि अंदर ऑक्सीजन भी अच्छी से मिक्स हो और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अमर क्या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वापस डेवलप गई, इसने डिवाइड करा, वारिया सेल्स बना, मगर कंसिस्टेंटली रोटेशन की वजह से, कंसिस्टेंट रोटेशन एजिटेशन की वजह से ये सेल्स रलान के ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। को एक्चुअली रोजान सेल्स सेपरेट, सेल्स यहाँ पे क्या होती है मेरे बेटे, सेल्स सेपरेट ही रहती है। कुछ बना अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इक्वल है, तच बना कैलस, ये सेल्स रोजान दूर दूर, और दूर दूर रहने के बाद में वो हो जाती है डिफरेंशिएट, बाद में वो हो जाएगी क्या, डिफरेंशिएट। सेल्स separate and differentiate, cells separate and differentiate, शाबाश, sorry de-differentiate। को cells के separate थे बेगी तुम de-differentiate, de-differentiate means उन्होंने और cells बनाए, गोड़ इसना उतना permanent cells, उतना इसे divide करना क्या मान करो ना, वापस divide, तस्ना de-differentiation। तो ये तो अलग अलग हो गए, और इन्होंने क्या किया बेटे, de-differentiate। डी-डिफरेंशिएट करने के बाद आप देखेंगे इसमें और सेल्स बनेंगे, तिमन सेलन डॉटर सेल्स, जो नई नई सेल्स यहाँ पे मेरे बेटे बनेंगी, उन सेल्स को हम नाम देते हैं बेटे क्या, डॉटर सेल्स। एंड रिमेंबर मेरे बेटे, डॉटर सेल्स बनने के बाद आप फिर से इसको एजिटेशन करो, फिर से इसकी रोटेशन करो, से बे तक रोटेशन करे, बे रोटेशन करे गवर्नमेंट आई बना इंडिविजुअल सेल्स, अच्छा अलग अलग सेल्स नेरा को एन पर आया क्या, इंडिविजुअल सेल्स। ये दोबारा इंडिविजुअल सेल्स बनी, वार्ता मगज में क्या हुआ, इन पहले मैंने लिया एक्सप्लांट, इसको लिक्विड मीडियम में डाला, कंटिन्यूअसली रोटेट कराया, 100 to 250 रोटेशंस पर मिनट। अब के सेल्स अलग अलग सेपरेट, पतलो तमो डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करे बनाए तमो वारिया डॉटर सेल्स बने गए बे एजिटेशन से बने बे अलग अलग सेल्स। उसके बाद अब इसको 2,4-D ट्रीटमेंट दे दो। 2,4-D ट्रीटमेंट ये एक ऑक्सिन है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड, इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्सिन। इसको आपने 2,4-D ट्रीटमेंट दिया, ऑक्सिन ट्रीटमेंट दिया। ऑक्सिन ट्रीटमेंट देने से क्या होगा, ये एक एक इंडिविजुअल सेल जो है मेरे बेटे, ये डिवाइड होके बनाएगी एम्ब्रियोइड्स, डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियोइड्स, EMBROIDS। गो प्रत्येक का इंडिविजुअल सेल ये तक 2,4-D ट्रीटमेंट मेलान छ, ऑक्सिन ट्रीटमेंट मेलान छ, ये बनावा वाले एम्ब्रियोइड्स। और ये बहुत सारे एम्ब्रियोइड्स जो है इनको आप एनकैप्सुलेट करो, एनकैप्सुलेटेड। इनको हम किसके अराउंड जो है रैप करते हैं, इसको हम किसके अराउंड जो है इनको सराउंड करेंगे, इनको हम करेंगे एनकैप्सुलेट विद इन एनकैप्सुलेटेड इन सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट। वो जिससे अच्छी एम्ब्रियो बने हुई चाहिए, प्रेफरेंस सेल से अलग अलग, प्रेफरेंस अलग अलग से बनो मास ऑफ सेल्स, एम्ब्रियोइड्स। अगर एम्ब्रियो 5 दा बने, ये गो आख एम्ब्रियो, ये गो ब्याक एम्ब्रियो, ये गो ब्याक एम्ब्रियो, या एम्ब्रियो तो तोड़ो आख
थो कैल्शियम एल्जिनेट जेल, यथ थो कैल्शियम एल्जिनेट जेल, यथ थो कैल्शियम एल्जिनेट जेल। ये आर्टिफिशियल जो आपने यहाँ सस्पेंशन कल्चर में एम्ब्रियो बनाए, बहुत सारे एम्ब्रियोज बनाए, जब आप मेरे बेटे इनको कैल्शियम एल्जिनेट जेल में एनकैप्सुलेट करोगे ना, ये कन्वर्ट होते हैं एक स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सिनसीड। क्या नाम देते हैं? सिनसीड, या सिंथेटिक सीड। Synseed is a short form of basically what? Synthetic seed. या artificial seed. तो आई वन गवर्नमेंट क्या? Artificial seeds. को सस्पेंशन कल्चरस में बनावान synseeds, artificial seeds, आर्टिफिशियल सीड्स हम बनाते हैं, सिन सीड्स बनाते हैं, और सिन सीड्स आर्टिफिशियल सीड्स बनाने के बाद वन कर तो यूज एज एक्सप्लांट, यूज एज एक्सप्लांट इधर आसन कल्चर मीडिया में इन टिश्यू कल्चर। जब आपने इसको कल्चर मीडिया में डाला, कल्चर मीडिया में डालने के बाद ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाएगा। प्लांटलेट्स बनाने के बाद इनकी हार्डनिंग करो, हार्डनिंग के बाद इनको ट्रांसफर करो सॉइल में, ये जर्मिनेट करके नए प्लांट्स बनाएंगे। के नाम समझ को गवर्नमेंट उस क्या को एक्सप्लांट ये तो लिक्विड मीडियम ये रोटर करना रोटी शेकर करा शेकर की शेक करने से एट द रेट ऑफ 100 to 250 रोटेशंस पर मिनट सेल्स अलग अलग बेचना लागा डिफरेंशिएट करो। ये सेल डिफरेंशिएट गए हम बने वाले डॉटर सेल्स, प्रेफर डॉटर सेल से बे एजिटेशन कराएं बना अलग अलग, पछ अलग अलग सेल मेरा 2,4-D ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ये कन्वर्ट होते हैं एम्ब्रियोइड्स में। इसका अपना एम्ब्रियोइड, इसका अपना, और इन्हीं एम्ब्रियो के बाहर से हम एनकैप्सुलेट करते हैं, इनको रैप अप करते हैं किसमें? विद इन सोडियम कैल्शियम एल्जिनेट, AlGiNAT। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मेरे बेटे, जिसको हम सिनसीड बोलेंगे, सिंथेटिक सीड बोलेंगे, आर्टिफिशियल सीड बोलेंगे। उस आर्टिफिशियल सीड को आप टिश्यू कल्चर में यूज करो, कल्चर मीडियम पे एज एन एक्सप्लांट। जब आपने उसको टिश्यू कल्चर मीडियम पे डाला, ये टिश्यू कल्चर मीडियम जो है आप टिश्यू कल्चर जब आपने स्पेस को डाला तो ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट होगा। उन प्लांटलेट्स की हार्डनिंग करो, हार्डनिंग के बाद इसको ट्रांसफर करो सॉइल में, तो वहां पे हजारों प्लांट्स और बनेंगे। तो अगर आप बेटे देखेंगे इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस है, और सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है? एक जगह आपने नेचुरल, एक जगह आपने थोड़ा बहुत सॉलिडिफाइड मीडियम, सॉलिड मीडियम यूज किया, सेमी सॉलिड मीडियम यूज किया, और एक जगह आपने क्या यूज किया? लिक्विड मीडियम।